उत्तर प्रदेश के संभल के महमूद खां सराय में एक बंद मकान में एक मंदिर मिला और अब इस मंदिर में पूजा अर्चना लगातार चल रही है। कल भी यहां पर पूजा अर्चना हुई और आज सुबह यहां आरती भी की गई। शनिवार को बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 46 साल के बाद एक बंद पड़ा हुआ भगवान शिव और हनुमान का मंदिर का पता चला था और मंदिर के कपाट खोलने पर हनुमान की प्रतिमा और शिवलिंग यहां पर मिला है, जिसके बाद इसकी साफ सफाई कराई गई थी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं उसी बंद मंदिर की, जिसके खुलने के बाद यहां पर अब आरती शुरू हो चुकी है। यह मकान 1978 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था, लेकिन यहां से पलायन परिवार और आसपास के हिंदू जो लोग यहां रह रहे थे वो कर चुके थे और इसके बाद ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। 46 साल बाद एक बार फिर से इस मंदिर को खोला गया है। क्या स्थितियां हैं, सीधे आपको संभल लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता दिव्यांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर, सुबह सुबह भी यहां पर आरती की गई और माना जा रहा है कि अब हर दिन प्रतिदिन यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते रोज़ जो प्रशासन की कार्रवाई के बाद यहाँ पर मंदिर मिला है और उसकी अब साफ़ सफाई कराई गई है और पूजा अर्चना जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बार मंदिर के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे और इसकी तस्वीरें क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बीते रोज़ जिस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर नज़र आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा धूल यहाँ पर जमा थी, उसके बाद साफ़ सफाई कराई गई और आज सुबह से ही जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो गया। आपको शिवलिंग नजर आएगा, सामने हनुमान जी की मूर्ति जो है वो नजर आएगी, इधर नंदी जी हैं और गणेश जी की मूर्ति और इसके साथ साथ माता पार्वती की भी मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आएगी और इसके साथ साथ अंदर की क्या स्थिति है वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। तो काफ़ी साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है। लोग जो हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से कड़ी जो कार्रवाई जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार इस इलाके में चल रही थी और उन सब के बीच इस तरह से इस इलाके में बीते 46 साल से बंद पड़े इस मंदिर का मिलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही थी और किस तरह से अवैध अतिक्रमण जो है वो किया गया था। इसके हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। बाहर का जो हिस्सा है मंदिर का वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। किस तरह से यहाँ पर जो निशान है वो यहाँ पर जब जो अवैध अतिक्रमण था उसके नज़र आएंगे और उसको तोड़कर मंदिर का जो हिस्सा है उसे सामने लाया गया है और बगल में जो कुएं की जो तस्वीर है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। किस तरह से कुआं यहाँ पर आपको जो शुरुआती हिस्सा है उसका नज़र आएगा और अभी और खुदाई के बाद जिस तरह से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी था, लेकिन जिसे कटवा दिया गया और अवैध अतिक्रमण के तहत उस हिस्से पर भी कब्जा कर लिया गया। तो लगातार जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है और कहीं ना कहीं कई सारी तरह की जो चीज़ें हैं, कहानियां हैं या साजिश है वो अब सामने आएगी। प्रशासन सख्त से सख्त जो कार्रवाई करने की बात जो है वो कह रहा है कि जिसने भी जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया था उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी इस पूरे मामले को लेकर जाँच जो है वो जारी है और इसके साथ साथ जिस तरह से जब पूजा अर्चना जो शुरू हुई है वो जिन्होंने की उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और किस तरह से सारी चीजें आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। पीएम ने साथ ही कहा कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को लहूलुहान किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान पर 2 दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया है कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही। संविधान के स्पिरिट को लहूलुहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना
वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। तो देखिए, संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम ने 1 घंटे 49 मिनट के अपने भाषण में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए धर्म के नाम पर आरक्षण का खेल खेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पर आरक्षण का खेला खेला है। कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है। पीएम मोदी ने यूसीसी के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि संविधान सभा में यूसीसी पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए 11 संकल्प भी बताए। संविधान को लेकर विपक्ष के सारे आरोपों का पीएम मोदी ने 11 संकल्प के जरिए जवाब दिया। पहला संकल्प है सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। पांचवा संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो। आठवां संकल्प जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए। नौवां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास। और वहीं लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने संविधान गौरव यात्रा का जिक्र भी किया। ये यात्रा नरेंद्र मोदी के गुजरात में पीएम रहते हुए संविधान लागू होने के 60 साल पूरे होने पर निकाली गई थी। संविधान लागू होने का 60वां साल पूरा होने पर साल 2010 में गुजरात के सुरेंद्र नगर से भव्य संविधान गौरव यात्रा निकाली गई थी। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने खुद पैदल चलते हुए इस यात्रा की अगुवाई की थी। तब हाथी पर संविधान के पवित्र ग्रंथ को रखा गया था। लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने इस यात्रा का जिक्र किया। संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था। पीएम मोदी ने इसी के साथ एक्स पर एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया। तभी से लोग इस दिन को शानदार तरीके से मना रहे हैं। संविधान बनाने वाले लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और उनके सपनों का भारत बनाने का वादा करते हैं। तो देखिए, लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर पीएम के भाषण पर विपक्ष ने निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने भाषण को बोरिंग कहा तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाषण बहुत लंबा था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के 1 घंटे 49 मिनट के भाषण को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोरिंग बताया। नई चीज नहीं बोली, बोर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम का भाषण बहुत लंबा था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। देखिए, बहुत लंबा भाषण था। हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने संविधान पर विपक्ष को आईना दिखाया है। कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। तो संविधान पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सावरकर, मनुस्मृति और एकलव्य की कहानी के बहाने सरकार पर सीधे सवाल खड़े किए। संविधान और मनुस्मृति की प्रति लेकर राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी से पूछा कि आपके नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। राहुल यहीं नहीं रुके। राहुल ने सावरकर का नाम लेकर अपनी दादी इंदिरा गांधी से की गई चर्चा भी साझा की कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज विद ब्रिटिश, गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। राहुल ने लोकसभा में एकलव्य की कहानी सुनाकर सरकार पर तंज भी कसा। अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। राहुल का भाषण खत्म हुआ तो पलटवार के लिए मोर्चा बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने संभाला। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चर्चा में ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 15 और 16 के जरिए आरक्षण दिया गया, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। आर्टिकल 15 और 16 सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। ओवैसी ने कहा कि कानून बनाकर खाने पीने पर बैन लगाया जा रहा है, गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और सूत्रों के अनुसार 35 से 40 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज शाम 4 बजे नागपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से 18 से 20 मंत्री बनेंगे। शिवसेना शिंदे के 10 से 12 मंत्री बनेंगे। अजित पवार के एनसीपी के भी 8 से 10 मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर नजर रहेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी। शहरी विकास विभाग को लेकर पेंच फंसा है। अगर शहरी विकास मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखती है तो बीजेपी बदले में शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दे सकती है, लेकिन फडणवीस गृह के साथ वित्त भी अपने पास रखना चाहते हैं। इस विभाग को लेकर अजित पवार से बीजेपी के नेताओं ने चर्चा भी की है। वित्त मंत्रालय के बदले में बीजेपी अजित पवार को ऊर्जा या आवास विभाग दे सकती है। विभागों के बंटवारे को लेकर विपक्ष महायुति पर निशाना साध रहा है। सबको मलईदार विभाग चाहिए, जनता मर रही है, पूरा अराजकता फैली है महाराष्ट्र में। बीजेपी एनसीपी को विधानसभा उपाध्यक्ष और शिवसेना को विधान परिषद के उपसभापति का पद भी दे सकती है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम के बयान पर विवाद हो रहा है। एक कार्यक्रम में फरहाद हाकिम ने कहा है कि देश में अभी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बहुसंख्यक होंगे। अब बीजेपी इसे नफरत बढ़ाने वाला बयान बता रही है। एजुकेशन की जरूरत और अल्पसंख्यकों के हालात पर बोलते बोलते फरहाद हाकिम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर विवाद हो रहा है। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। फरहाद हाकिम के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तल्ख टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने एक्स पर लिखा कि ये सिर्फ नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं है, ये भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है।
बीजेपी नेताओं ने कहा कि ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मानसिकता वाले लोग पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे हैं। वो चाहते हैं कि बंगाल बांग्लादेश जैसा बन जाए। बीजेपी फिरहाद हाकिम के बयान को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। वहीं टीएमसी नेता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी धर्मों का सम्मान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता जयंती मनाने पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि हम भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाएंगे। शहडोल में सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का शुभारंभ करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अंदाज में दिखे। गीता जयंती मनाने पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को सीएम ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सीएम ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि अगर कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौन क्यों है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में नोटिस दिया गया और इस नोटिस पर 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जस्टिस यादव ने सच्ची बात कही तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि जस्टिस शेखर के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस लोकसभा सचिवालय को दिया है। इस नोटिस पर विपक्षी दलों के 100 से ज्यादा सांसदों ने साइन किया। जस्टिस शेर यादव पर वीएचपी कार्यक्रम में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देने वालों पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर कहा कि सही बात कहने पर जस्टिस को निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में भी जस्टिस शेर यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। और आइए अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। नीतीश की यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चला है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में माई बहन सम्मान योजना में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला संवाद यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से होगी। यात्रा में सीएम नीतीश कुमार विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम 7 निश्चय योजना फेज 1 और 2 की समीक्षा भी करेंगे। यात्रा के दौरान सीएम जीविका दीदियों से मिलेंगे और उनका अनुभव सुनेंगे। सीएम जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा भी करेंगे। नीतीश कुमार जी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और न केवल अपनी योजनाओं के लिए जो जनता की राय है वो पूछेंगे, बल्कि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती है। नीतीश की यात्रा से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सूबे में हमारी सरकार बनी तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर जो है लागू कर दिया जाएगा और सीधे खाते में 2500 रुपए माताएं बहनों के जाएगा। तेजस्वी के बयान पर एनडीए के दलों ने निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी पर बिहार की जनता को भरोसा नहीं है। इस पे कभी भी बिहार की जनता विश्वास नहीं करने वाली। आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज का एनटी अवार्ड्स में डंका बजा है। एबीपी नेटवर्क को कुल 24 अवार्ड्स मिले हैं। न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस सभी कैटेगरीज में पुरस्कार मिला है। न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में एबीपी नेटवर्क की धूम रही। एबीपी नेटवर्क को 24 और एबीपी न्यूज को कुल 14 अवार्ड्स मिले। रोमाना इसार खान को बेस्ट प्राइम टाइम एंकर, जगविंदर पटियाल को बेस्ट लाइव रिपोर्टिंग, शगुन शर्मा को बेस्ट एंटरटेनमेंट एंकर,
2023 में 4 राज्यों के चुनाव के लिए बेस्ट ग्राफिक्स, रश्मि निषाद को बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम, बजट के लिए बेस्ट बिजनेस शो, बेस्ट स्पोर्ट्स शो, बेस्ट एंटरटेनमेंट शो, बेस्ट सेट डिजाइन के अवार्ड्स एबीपी न्यूज को मिले। उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिनके प्यार की बदौलत हम इस मुकाम पर हैं। आप अपना साथ बनाए रखिए और देखते रहिए एबीपी न्यूज। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम से हुई है निकिता की गिरफ्तारी। कई आरोप लगाए थे अतुल सुभाष ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में, और लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी पत्नी निकिता और उनके परिवार तक पहुंचने की। और अब यह बड़ी जानकारी, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता सिंघानिया और परिवार पर अतुल सुभाष ने गंभीर आरोप लगाए थे, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, और उसके बाद अब निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पहले पुलिस अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर निकिता और उनके परिवार की लगातार तलाश कर रही थी, और जानकारी है कि निकिता की मां और बहन और भाई की भी गिरफ्तारी, प्रयागराज से तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी यह बड़ी जानकारी, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही भाई बहन और मां की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वरुण हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल कर्नाटका पुलिस ने जो अतुल सुभाष की वाइफ है निकिता, उनको गिरफ्तार कर लिया है, जहां उनको उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया, जहां पर जो जुडिशियल कस्टडी है उस पर भेज दिया गया है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, आरोप लगाए थे आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने जिस तरीके से अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों को कटघरे में खड़ा किया था, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही ये बात सब सामने आ रही थी कि पुलिस जांच के बाद इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो तलाश भी कर रही थी। तो आखिरकार जो बेंगलोर की पुलिस है, उन्होंने गुड़गांव से जो आरोपी निशा है उन्हें और उनके जो परिवार के और जो दूसरे आरोपी सदस्य हैं उनके भाई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर अब उनको बेंगलोर ले जाकर अदालत में पेश किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी, तो वरुण, जो निकिता है उनको गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो तीनों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वालों की, वो प्रयागराज से हुई है। यहाँ वहां छिपते हुए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। वरुण, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं छुपने की ही कोशिश थी। जो अतुल सुभाष की पत्नी है वो गुरुग्राम में अपना जो ठिकाना था वो बनाए हुए थी, परिवार के बाकी सदस्य प्रयागराज में थे। तो पुलिस की जो अलग अलग टीमें थी वो दोनों शहरों में पहुंची और इनको हिरासत में लिया। उसके बाद गिरफ्तारी डालकर बेंगलोर ले जाया गया, जहां पर इन्हें अदालत में पेश किया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में भी जिस तरीके से वीडियोग्राफी, जो अपना जो सुसाइड नोट जिसे कहा जा सकता है, जो छोड़ा था पीड़ित ने, उसके बाद से ही पुलिस इनको तलाशने की कोशिश कर रही थी, लगातार संपर्क कर रही थी, और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी अब जरूर बेंगलोर पुलिस को मिली है, और परिवार के जो आरोपी सदस्य हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में छिपी हुई थी निकिता, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। निकिता सिंघानिया को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, साथ ही अब सभी को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। ऐसे में आगे की जो जांच है, आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रयागराज से निकिता के परिवार वालों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि उनकी बहन, उनके भाई और मां की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, उसके पहले कई पन्नों का एक सुसाइड लेटर छोड़ा था और एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। उस वीडियो में यह जानकारी दी गई थी कि कैसे निकिता और निकिता के परिवार ने उनको प्रताड़ित किया, उनके साथ प्रताड़ना की, धमकी दी उन्हें, और इसी बात से तंग आकर वो सुसाइड कर रहे हैं। और ये कदम उठाने से पहले उन्होंने
बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे निकिता और निकिता के परिवार पर। लगातार मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द निकिता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। निकिता के परिवार लगातार यहां वहां छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब प्रयागराज से निकिता के परिवार की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही गुरुग्राम में छिपी हुई थी निकिता सिंघानिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, देश भर से यह मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द निकिता की गिरफ्तारी होनी चाहिए, परिवार वालों को पकड़ा जाना चाहिए, और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच होगी, कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो ये मामला बैंगलोर के माराथली पुलिस स्टेशन में, जो व्हाइटफील्ड डिवीजन के अंदर आता है बैंगलोर शहर के, वहां पर यह मामला दर्ज किया गया था। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, BNS की धारा थी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जो नॉन बिलेबल ऑफेंस है, काफी सख्त धारा है, उसमें मामला दर्ज किया गया था। जो मृतक है उसके परिजनों के कंप्लेन के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद बैंगलोर पुलिस पहुंचती है। जो आरोपी हैं उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश, जौनपुर में उनके घर के पर नोटिस चिपकाया जाता, उनको पूछताछ के लिए समन किया जाता, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता। इस दौरान चूंकि जो आरोपी हैं उन्होंने पहले पुलिस टीम को, कर्नाटक पुलिस टीम को आश्वासन दिया था कि वो 1 या 2 दिनों के भीतर आकर पुलिस के समक्ष आकर पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन वो अब्सकॉन्डिंग हो गए, वो फरार हो गए। उसके बाद बैंगलोर पुलिस की टीम ने, जहां मां और भाई जो आरोपी हैं इसमें, निकिता की मां और भाई की गिरफ्तारी इलाहाबाद से की है, प्रयागराज से की है। वही निकिता जो कि एक नामी MNC में काम करती है गुड़गांव में, उनकी गिरफ्तारी गुड़गांव से हुई है। निकिता पत्नी है इस मामले में। आरोप है कि अरुण सुभाष को प्रताड़ित किया गया था, उन पर दबाव था, काफी ज्यादा मानसिक दबाव था, जिसकी वजह से अरुण सुभाष ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का वीडियो उन्होंने बनाया, उसके अलावा उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट बनाया, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने निकिता की मां, उनके भाई, उनके चाचा सहित निकिता को आरोपी बनाया था।